अब सिलसिला शुरू करते हैं नतीजों का, और नतीजों में अनुज ने तो हाईलाइट कर ही दिया। बिग स्टॉक में सबसे पहले आज रेडार पर लुपिन रहेगा, लेकिन नंबर्स वाकई में कितने जोरदार रहे हैं और खास तौर से यूएस का आंकड़ा क्या कह रहा है, सेल्स में वहां पर कितनी इंप्रूवमेंट है। सुमित हमारे साथ है इस पूरे डेटा के साथ। सुमित बताइए लुपिन। शुरुआत करता हूँ चलिए लुपिन के नंबर्स के साथ। और जो अनुमान बाजार लगा रहा था उससे कुछ हद तक तो बेहतर और बेहतरीन रादर कह सकते हैं नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे 22% की बढ़त, 5038 करोड़ का एक रेवेन्यू का आंकड़ा, जो कि अनुमान था करीब करीब 4800 करोड़ रुपए का, तो उसके सामने बेहतर नंबर। मुनाफा 490 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आया है, जो कि अनुमान था 366 करोड़ रुपए। मार्जिन फ्रंट पे करीब 18 साढ़े 18% के मार्जिन है, अनुमान 16% का था। और एबीटा फ्रंट पे 918 करोड़ का एक नंबर देखने को मिला, जो कि 776 करोड़ का एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। तो हर पैरामीटर पे अनुमान से बेटर। यूएस मार्केट में रिकॉर्ड 20 करोड़ डॉलर के आसपास ही कंपनी की बिक्री आते हुए दिखाई पड़ी है, और डोमेस्टिक कारोबार की ग्रोथ करीब 7% के आसपास रही है। 8 से 9% का अनुमान बाजार लगा रहा था, तो उसके लोअर एंड पे जरूर आई है, लेकिन अदरवाइज एक कॉस्ट की एफिशिएंसी और बेहतर नंबर कंपनी ने पोस्ट किया। तो लुपिन ऑन अ पॉजिटिव साइड अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। तो लुपिन का नंबर जोरदार। टेक्निकली बताइएगा सचिन, कंसिडरिंग आप ग्लेनमार्क को लेकर भी काफी पॉजिटिव है, लुपिन आज कैसा खुल सकता है, आप किस लेवल पर इंतजार करेंगे? सचिन आप देख पा रहे हैं ना लुपिन का ट्रेड? अच्छा, क्लियरली यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, काफी हेल्दी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रही है। तो लगभग मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है काउंटर में, वो लगभग 1270 तक भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक रिसेंट बेस बनाया है 1150 के आसपास, वो तो काफी कॉन्फिडेंट है। बट आज के सत्र में अगर एक स्विंग बन जाता है 1235 के ऊपर, तो आई थिंक 1205 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कुछ अग्रेसिव लॉन्ग्स भी बिल्ड किए जा सकते हैं 1270 के फाइनल टारगेट के लिए। तो 1270 का टारगेट रहेगा। लुपिन नंबर्स जोरदार, और ऑफ कोर्स यूएस में भी पिकअप देखने को मिल रहा है सेल्स में। अच्छा मानस, एक तो पिडिलाइट आप तैयार रखिएगा, और अमित सेठ आप पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देख कर रखें, क्योंकि इन दोनों की बात होगी। और साथ ही साथ यूएसएल जो एक बम्पर क्वार्टर साबित हो रहा है, प्रेस्टीज एंड अबव में वहां पर बहुत बढ़िया सेल्स देखने को मिली है। तीनों की एनालिसिस क्या बनेगी उस पर आएंगे, लेकिन सुमित हेडलाइन नंबर्स क्या है? देखिए पहले पीडीलाइट के नंबर से शुरुआत करता हूं। वैसे तो नंबर्स आपको बढ़िया दिखाई पड़ेंगे, नंबर्स पे कोई फ्लॉ नहीं है कंपनी के साथ। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी कॉस्ट को इस बार मेंटेन किया है। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 3100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू है। मुनाफा 460 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एबिटा फ्रंट पर 36% की बढ़त, 680 करोड़ रुपए एबिटा इस तिमाही में, और मार्जिन भी 22-22% आए हैं। 16-16.5% के सामने मार्जिन देखने को मिला। तो अच्छे नंबर्स आपको पीडीलाइट में दिखेंगे। स्टैंड लोन बेसिस पे अगर आप इन नंबर को देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इश्यूज। कंपनी के डोमेस्टिक कंज्यूमर वॉल्यूम ग्रोथ 8% है, यहाँ तक मैनेजेबल है, लेकिन कंपनी ने ये बात की है कि अब ये लेंडिंग कारोबार के अंदर फोरे करने जा रहे हैं। और लेंडिंग कारोबार जो है ये इनके बिजनेस को फर्दर ग्रोथ देने के लिए उनको सपोर्ट करेगा, जो कि रिटेल लोन स्मॉल वैल्यू के होंगे। ये बेसिकली अपने कारोबार से ही रिलेटेड रहेंगे, लेकिन ये कारोबार क्योंकि अब नॉन रिलेटेड बिजनेस के अंदर फोरे कर रहे हैं, तो बाजार इसको लेके बहुत स्केप्टिकल है, और उसको लेकर ही उन्होंने जो व्यूज़ हैं थोड़े से नेगेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी आए हैं पीडीलाइट के ऊपर, तो एक बार वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। मेजरली जो हाउस व्यूज़ हैं उनमें भी यही कंसर्न मेंशन किया गया है कि एनबीएफसी कारोबार में फोरे करना कंपनी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अदरवाइज इनपुट कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और प्लस जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो कारोबार का फोरे एक कंसर्न हो सकता है मार्केट में, इसलिए आज से आप इस पर नजर रखेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, 2725 का टारगेट है, बाय साइड की टिकट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में नंबर्स भले आपको घटते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अनुमान से बेटर है। तो मुनाफा रेवेन्यू करीब 2867 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 393 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही के अंदर आया है। इसके अलावा एबिटा फ्रंट पर 468 करोड़ का एक नंबर है, और मार्जिन 15% के रेंज में देखने को मिले हैं। 16% के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम करीब 1% बढ़ा है, 16.1 मिलियन केसेस के आसपास। प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट करीब 3.8% के आसपास रहा है। पॉपुलर सेगमेंट जहाँ पर ये अब तक
प्रेशर झेल रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आई, लेकिन फिर भी 11% के आसपास डिक्लाइन है। लेकिन प्रेस्टीज में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और प्रेस्टीज एंड अबव की बिक्री करीब 13% बढ़ी है और पॉपुलर की बिक्री करीब 1% के आसपास बढ़ी है। तो नंबर यूनाइटेड स्पिरिट्स के बेटर साइड पर आए हैं। 4 रुपये का डिविडेंड है, ये एक और अच्छा ट्रिगर है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग सेट कंपनी ने पोस्ट किया है, वो भी तब जबकि बाकी एग्रोकेमिकल कमजोर कर रहे हैं। यूपीएल का नंबर वीक थे, उसके सामने पीआई का नंबर बेहतरीन। 43% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, 480 करोड़ रुपए। रेवेन्यू करीब 19.5% बढ़ा है। एबिटा फ्रंट पे 27% की बढ़त रही है, 552 करोड़ रुपए का एबिटा पोस्ट किया है और मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन है, 24 से बढ़ के 26% मार्जिन आते हुए दिखाई पड़े हैं। सब सेगमेंट की परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई पड़ी है, क्यू ऑन क्यू बेसिस, वाई वाई बेसिस दोनों पर। तो पीआई इंडस्ट्री एक अच्छे सेट ऑफ नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही जोरदार सेट ऑफ नंबर्स है। अमित सेठ, चार्टिकली बताइए अब आज की क्या ट्रेड रहेगी, कंसिडरिंग धीरे धीरे करके वैसे भी ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियों में इंटरेस्ट लौटा है। जी मैम, अगर पीआई इंडस्ट्रीज का वीकली और डेली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डेली में खासकर इसने अपना एक स्विंग हाई क्रॉस किया, दैट वाज अराउंड 35-50 के आसपास। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपना 200 एमआ भी रिकवर कर लिया है। तो कंसिडरिंग डेली और वीकली का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, नियर टर्म में स्टॉक को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 35-20 का और नियर टर्म में मुझे लगता है कि इसमें 3700 3725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 3725 के लिए एक मौका। शरद जी, समझ पा रहे हैं ये पिडिलाइट को एनबीएफसी में उतरने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। टोटली नॉन रिलेटेड बिजनेस है, अचानक से एनबीएफसी में उतरने का क्या लॉजिक है? बट कंपनी ने डिसाइड किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। बट लॉजिकली मुझे नहीं लगता कि पीआई इंडस्ट्री जिस तरीके के बिजनेस में है वहां से एनबीएफसी में उतरने का कोई डायरेक्ट लॉजिक बनेगा। कंपनी के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग है जिसकी वजह से उन्हें लगता है तो ठीक है, बट लॉजिकली आपको इसको डिफेंड करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। शरद जी एक्चुअली पिडिलाइट है, पीआई नहीं है। पिडिलाइट आ रहा है इसमें एनबीएफसी बिजनेस में। और हर्षिता, जो बेसिकली जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं वही सोच रही थी अनुज, क्या उनको इतने लोन्स की जरूरत होती है? वो क्या है ना कि देखिए ये आई गेस वर्किंग कैपिटल लोन्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये जो बिजनेसेस होते हैं ना, ये सारे के सारे उधार पे चलते हैं। तो बेसिकली अब क्या है ना कि आप अपने बुक्स पे वो रिसीवेबल्स दिखाने के बजाय आप इसको वाया एक एनबीएफसी करना चाहते हैं, तो ये एक मूव है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। नॉर्मली मार्केट इस तरीके के मूव्स को पसंद नहीं करता है। हाँ। आज हम देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से इस पर कॉल लेना बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 100 करोड़ अगले 2 सालों में लगाएंगे। चार्ट पर कोई लेवल जो ध्यान में रखना है मानस आज पिडिलाइट के लिए? देखिए, 2 स्तर ध्यान रखने हैं। 2490 से 2500 रुपए, इस रेंज में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। 100 डे मूविंग एवरेज आता है, 200 डे मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो फ्रेश खरीदारी केवल 2500 रुपए के ऊपर करेंगे। नीचे की तरफ आपको जो स्तर ध्यान रखना है वो 2390 रुपए का है। अगर 2390 के नीचे फिसले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उस पोजीशन से निकलना चाहिए, क्योंकि 2390 के बाद गिरावट बढ़ सकती है। तो 2500 रुपए के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2390 से आप बने रह सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए क्लियरली राय है। 2390 टूटे तो सिग्नल साफ है कि टूट सकता है काउंटर। नई खरीदारी 2500 के ऊपर ही आएगी, ये पिडिलाइट पर राय साफ है। अब कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं और यहाँ पर बाटा इंडिया, साथ ही साथ टाटा पावर, जीएनएफसी, पीएफसी, सबके नतीजे। बाटा आजकल वैसे परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, इस क्वार्टर में भी ज्यादा कुछ दिया नहीं है। लगा था कि रिलैक्स हो गए नंबर के बाद शायद बाटा पिक करना चाहिए नंबर्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं आया बाटा के नंबर्स में भी। मुनाफा गिरा है करीब 38% के आसपास, 34 करोड़ रुपए का मुनाफे का नंबर है, 55 करोड़ से घटकर। रेवेन्यूज़ भी 830 करोड़ से घट के 819 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आए हैं। एबिटा फ्रंट पर भी करीब 181 करोड़ रुपए का एक एबिटा का नंबर है, जो कि 160 करोड़ के सामने, और मार्जिन एक्सपैंड किए हैं। तो ये एक पार्ट थोड़ा पॉजिटिव है कि इन्होंने इनपुट कॉस्ट को थोड़ा संभाला है और जो केपेक्स कर रहे थे उससे थोड़ा अब रिलीफ आया है। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने एक वीआरएस का बड़ा इम्पैक्ट है, 41 करोड़ रुपए का एक इम्पैक्ट वहाँ पर आया है, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट, उसके बावजूद भी बीटा इंप्रूव हुआ है। तो ये एक पार्ट को आप हटा दीजिए। इसके अलावा 25 शहरों में नए 30 स्टोर खोलने की बातचीत है। इन्होंने 54 स्टोरों को रिनोवेट किया है। स्नीकर में करीब 612 नए स्टोर शुरू किए हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे केपेक्स बढ़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद ईबिटा कंट्रोल रखा है इन्होंने। सो ये पार्ट पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स में थोड़ा आपको प्रेशर दिखाई पड़ेगा। सो मिक्स साइड पे आप बाटा के नंबर को मान के चल सकते हैं।
पीएफसी के नंबर बेटर साइड पर वैसे आपको दिखेंगे, क्योंकि ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर और नेट एनपीए फ्रंट पर थोड़ी सी गिरावट है। मुनाफा बढ़ा है 28%, एनआईए फ्लैट रहा है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में एक रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। ग्रॉस एनपीए करीब 3.67, 3.82 के सामने, और नेट एनपीए 1%, 1.04% के सामने। तो ये एक पार्ट आप पॉजिटिव साइड पे मान के चल सकते हैं कि क्यू बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 91% के आसपास की डिसबर्समेंट में एक बढ़त देखने को मिली है। अच्छे नंबर्स इस लिहाज से आप पीएफसी के मान के चल सकते हैं। टाटा पावर के केस में रेवेन्यूज़ 12% बढ़ा है, एबिटा करीब 75% के आसपास बढ़ा है, 3090 करोड़ रुपए। मार्जिन 19.5% रहे हैं, 12.5% के सामने, और मुनाफा 8.5% बढ़ के करीब 1017 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन ईबीसी ऑर्डर बुक करीब 3688 मेगावाट के आसपास की है, करीब 15,870 करोड़ रुपए के आसपास की। इसके अलावा ये नंबर्स हैं हेडलाइंस के, लेकिन जो इनके क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर देखेंगे तो आप फ्लैटिश साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, तो बहुत मिक्स साइड पे भी ये नंबर मान के चलेंगे। हालांकि बहुत फायरवर्क नहीं है पीआई इंडस्ट्री ऐसे नंबर्स को लेकर। इसके अलावा जीएनएफसी, हालांकि नंबर्स में आपको वाई डिक्लाइन दिखाई पड़ेगा, क्यू ऑन क्यू जीएनएफसी के नंबर्स में एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। नेट प्रॉफिट 23% गिरा है, 238 करोड़ के सामने 182 करोड़। रेवेन्यू 2587 करोड़ से घटकर 2080 करोड़। इसके अलावा कंपनी के केस में जो बड़ा ट्रिगर है वो है बायबैक। बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दी है और ये 5.5% इक्विटी है, 770 रुपये पर शेयर के बायबैक है और करीब 652 करोड़ रुपए। स्ट्रीट इससे निराश हो सकता है क्योंकि ये बायबैक का अमाउंट 1000 रुपये प्लस का अनुमान लगाकर चल रहा था, तो अगर वो नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर इसकी वजह से देखने को मिलेगा। सही बैन में है, तो उस लिहाज से आप जीएनएफसी के ऊपर नज़र बनाकर रखेंगे। तो पीएफसी, टाटा पावर, बाटा और जीएनएफसी कुछ और नंबर। ओके, तो ये सभी नंबर्स, इसमें से गाबा साहब एक तो पीएफसी देखिएगा। आशीष भैती, बाटा के लिए मैं आपके पास आऊंगी। पीएफसी कंस्ट्रिंग, पीएफसी आरईसी दोनों में एक अच्छा खासा ट्रेंड हमने मार्केट पर स्क्रीन पर देखा है। अब यहाँ से 263 के लेवल्स के बियॉन्ड क्या जाने की क्षमता है स्टॉक में या नहीं गाबा साहब? बिल्कुल है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। उसका रीजन ये है कि पीएफसी में जो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी कंसोलिडेशन हुआ है 230 और 250 के बीच में, और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो अप मूव ऑन है। हाँ, कल थोड़ा डिप मिला क्योंकि गैप खुला, लेकिन एज लॉन्ग एज मैं कहूंगा 230 बरकरार है, अप मूव ऑन है, हो सकता है 270-75 भी जा सकता है। तो बाय मोड पर है, इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है पीएफसी में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इट्स अ बाय। यस, ओके, तो पीएफसी एक बाय है। भैती साहब, बाटा में क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा एक्शन कल लौटा था, लेकिन नंबर्स में जैसे आप सुमित कह रहे हैं फायरवर्क्स नहीं है। जी हर्षदम, स्टॉक में तो प्रेशर है कंटिन्यूअसली, एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है और एक गिरावट ही दिखा रहा है। 20 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, बट इन लेवल्स पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। 1540 एक अहम सपोर्ट जोन है, स्टॉक ने वहीं पे बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है। फ्रेश खरीदारी की सलाह 1570 के बियॉन्ड ही करनी है इसमें, और उस समय 1550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 1570 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें शायद 1600 तक के जोन खुल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बाटा पर ट्रेड। देखते हैं आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इनके नंबर्स पर। दो और स्टॉक्स जहां पर खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा, इनफैक्ट बायोकॉन के साथ एरिस लाइफ साइंसेज। मानस, दोनों के चार्ट आप तैयार रखिएगा। शरद जी से भी समझेंगे जो डील इन्होंने अनाउंस की है उसके क्या मायने हैं, और साथ ही आरके फोर्जिंग्स जो क्यूआईपी की तैयारी कर चुका है। सुमित बताइए पहले, बायोकॉन एरिस क्या मामला है? तो बायोकॉन और एरिस लाइफ साइंसेज दोनों इन फोकस रहेंगे, स्पेशली बायोकॉन, जहां पर कंपनी ने 2 बिजनेस यूनिट को बेचने के लिए करार किया है। इन्होंने एक डर्मेटोलॉजी और साथ साथ नेफ्रोलॉजी फॉर्मुलेशंस यूनिट जो हैं इनको बेचेगी, और एरिस लाइफ साइंसेज को ये बेचने की बातचीत है। तो ये कंपनी के लिए, बायोकॉन के लिए भी एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा कि अपनी सब्सिडरीज को शेल आउट कर रहा है, और एरिस के लिए भी एक नया बिजनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों कारोबार के, दोनों कंपनियों के ऊपर फोकस रहेगा इसके लिहाज से। और उसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग, जहाँ पे कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च किया है, 644 रुपये का एक फ्लोर प्राइस रखा गया है। करीब 1000 करोड़ रुपये इस क्यूआईपी के जरिए रामकृष्ण फोर्जिंग की जुटाने की योजना है। 614 रुपये इसका एक इंडिकेटिव प्राइस है, 691 क्लोजिंग रही है, और 614 रुपये यानी करीब 70 रुपये नीचे यहाँ से इसका जो प्राइस है वो तय किया गया। 10% के आसपास, 11% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। इक्विटी डायल्यूशन करीब 9-9.5% या 10% के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल डेट रिडक्शन के लिए करेगी, तो रामकृष्ण फोर्जिंग के ऊपर भी आप नजर रखेंगे। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स, रामकृष्ण फोर्जिंग, तीनों राधा, और बायोकॉन एरिस। शरद जी, ये बताइए एरिस लाइफ साइंसेज के लिए कैसे प्ले थ्रू होगा, क्योंकि वहां पर उनको एक्सपोजर अब नेफ्रोलॉजी में मिल रहा है। बायोकॉन के हाथ में तो सीधे 366 करोड़ आ रहे हैं, लेकिन ये एरिस के लिए कैसे प्ले आउट होता दिखाई देगा एक्विजिशन?
ये 100 करोड़ के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट बास्केट बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मटेरियल तो नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये क्लियर है कि शायद बायोकॉन स्पेस में से निकल के एरिस उसको स्पेस में एंट्री कर रहा है बड़े फोकस के लिए। तो 100 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू वाली बुक है, अब उसको कितना स्केल अप कर पाते हैं आने वाले समय में वो देखना होगा। जनरली नेफ्रो और इसकी जो बुक है इसमें ग्रोथ ठीक ठाक ही रहनी चाहिए। बायोकॉन शायद बायोसिमिलर्स पे जो वाइट्रिस वाली बुक है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता है, इसलिए वो निकाल रहे हैं। तो एरिस के लिए, और जिस वैल्यूएशन पे डील हो रही है, आप देखिए 3.5 टाइम्स, तो मुझे नहीं लगता कि ना तो बेचने वाले को बहुत ज्यादा कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ना लेने वाला एबनॉर्मल प्राइस पे कर रहा है। तो न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव रहना चाहिए एरिस के लिए। ओके, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव। मानस, चार्टिकली दोनों कैसे खड़े हैं, एरिस और बायोकॉन? देखिए, बायोकॉन में ऐसा लग रहा है कि जो गिरावट है वो थमी है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 230 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 230 के ऊपर निकलेगा तो 245 के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और उस केस में 224 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन खरीदारी करनी है एरिस में, क्योंकि एरिस के पैटर्न बहुत पॉजिटिव हैं। कल हमने एक ब्रेकआउट देखा, वहां पर वॉल्यूम देखे, उससे पहले भी अगर आप देखिए तो हाई टॉप से हायर बॉटम का ट्रेंड है। यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 884 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन टारगेट कम से कम 940-945 रुपए के हो सकते हैं एरिस में। ओके, तो देखते हैं आज कैसे ओपन होते हैं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट दोनों ही पार्टीज के लिए। चलिए, अब बचे हुए नतीजे, गुड बैड अगली। सुमित, अभी भी एक लंबी सूची बाकी है इतने सारे नंबर्स के बीच में, तो क्योंकि रिजल्ट पीक है तो आज कल लंबे नंबर रहेंगे। कुछ गुड बैड अगली या गुड बैड मिक्स कह लीजिए, अगली तो नहीं कहूँगा, तो गुड बैड मिक्स नंबर्स जो हैं। सबसे पहले गुड नंबर्स की सूची आपके सामने आएगी। एक सरप्राइज किया पतंजलि ने, वीक नंबर का अनुमान था लेकिन बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। आय ग्रोथ टूटी है लेकिन मुनाफे ग्रोथ में 127% की बढ़त है, मार्जिन 5.25%। मेड प्लस क्यू ऑन क्यू और वाई दोनों लिहाज से अच्छे नंबर आए हैं। 26% आय ग्रोथ, 123% मुनाफा ग्रोथ, 7% की मार्जिन। वेल्सपन कॉप अच्छी कमेंट्री और नंबर्स भी, 107% की आय ग्रोथ, 385 करोड़ की मुनाफा ग्रोथ, 10% के आसपास की मार्जिन। एलगी इक्विपमेंट, इसमें क्योंकि ये शेयर चला बहुत है इसलिए कहना मुश्किल, लेकिन अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं। 9% के आसपास की ग्रोथ, 27% मुनाफे में ग्रोथ और 18% के आसपास के मार्जिन। सोमानी सिरामिक्स और ईपीएल, एसएल प्रोपेक 6% के आसपास की आय ग्रोथ, 9% का मुनाफा ग्रोथ, 20% के मार्जिन। सोमानी सिरामिक्स 153% की मुनाफा ग्रोथ, 10% का मार्जिन और 6% के आसपास की आय ग्रोथ। हिंदुस्तान फूड्स 2% की आय ग्रोथ, 30% का मुनाफा ग्रोथ और 8% के आसपास के मार्जिन। और सनोफी इंडिया, सरप्राइज है ये भी, 3% के आसपास की आय ग्रोथ, 16% का मुनाफा ग्रोथ और करीब करीब 29% के मार्जिन के नंबर। तो ये कुछ 8 नंबर जो कि बेहतर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ मिले जुले नंबर जहां पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छी है, ऑयल इंडिया की है। वैसे आपको नंबर घाटे में दिखेगा लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनकी बेटर है, 30% मुनाफा ग्रोथ और आय -13। मिला जुला बिरला कॉप का नंबर कहीं 14% के आसपास की आय ग्रोथ, हालांकि मुनाफा ग्रोथ आपको घटती दिख रही है लेकिन अदरवाइज घाटे से मुनाफे में भी आए वाई बेसिस पर। आईओएल केमिकल 1% की आय ग्रोथ और करीब 138% मुनाफा ग्रोथ। नज़ारा टेक एक तरह के नंबर अच्छे हैं, वाई अच्छे हैं, क्यों ऑन क्यू थोड़े से फ्लैट हैं, 13% की आय ग्रोथ, करीब 53% के आसपास का मुनाफा ग्रोथ। संदूर मैग्नीज करीब 61% के आसपास घटा है इनकी आय, लेकिन मुनाफे में एक अच्छी ग्रोथ है। आईटीडी सीमेंटेशन है 56% की आय ग्रोथ और 170% का मुनाफा ग्रोथ, वाई बेसिस पे, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट है। एमटार टेक वाई वीक, क्यू ऑन क्यू बेटर, 33% के आसपास की इनकी आय के अंदर एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ वीक नंबर्स में आपको दिखाई पड़ेगा एचएमए एग्रो, स्प्लिट भी, और नंबर्स के लिहाज से देखें तो 72% मुनाफे में कमी। स्पेंसर घाटा इस बार फिर से बढ़ा, क्यू ऑन क्यू और वाई बेसिस पे 12% आय इनकी घटी है। विनाती ऑर्गेनिक्स करीब 23% के आसपास इनकी आय घटी और मुनाफे के अंदर भी डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट है। एसकेएफ इंडिया करीब 4% के आसपास आय ग्रोथ और 42% मुनाफे में कमी है। तो कुछ वीक साइड पे नंबर्स या फिर आप कह सकते हैं ये 4 कंपनियों के आपको दिखेंगे। ओके, तो ये सभी वो नंबर्स जिनमें एक्शन बनता दिखाई देगा। चलिए, अब आते हैं दिवाली पिक पर, क्योंकि वो ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर अब इस दिवाली से अगली दिवाली तक मौका दिखेगा कहीं पर पोजीशन लेने का। शुक्रिया सुमित। अमित सेठ और प्रकाश गाबा बताने वाले हैं कि किन ट्रेड्स पर आज इनकी नजरें हैं। गाबा जी बताइए आज की दिवाली पिक। गाबा जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी आज की नमस्कार जी वंस अगेन। आज की दिवाली पिक है HDFC बैंक। उसका रीजन ये है कि काफी गिरावट देखी इस स्टॉक में हमने।
लेकिन जो लो है 1460 का जो लो है, रिसेंट लो हमने देखा पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले, वो एक ज्योमेट्रिकली बहुत ही बढ़िया लो है। और जब तक ये 1460 बरकरार है, होल्ड करता है, यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए और लगता है यहाँ पर गिरावट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ, कंफर्मेशन मिलेगा, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो 1500 के ऊपर मिलेगा कंफर्मेशन की, अप मूव मिलना चाहिए। मेरा जो टेक्निकल टारगेट है वो दिवाली से दिवाली तक है। हायर जोन देखेंगे तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है 1646, यहाँ से करीब 150 रुपए ऊपर है। तो यहाँ से एक दिवाली पे बनता है, सेफ स्टॉक है, रेसिलियंस है, और 1460 जो है लेवल ज्योमेट्रिकली ब्यूटीफुल लो है, अप मूव मिलना चाहिए एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी बैंक तो दिवाली पिक और 1646 के टारगेट, 1460 रुपये के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको, और 200 वीक मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने, फाइनली चलेगा या नहीं देखते हैं, लेकिन गाबा सर का लीप ऑफ फेथ ट्रेड यहाँ पर दिवाली पिक एचडीएफसी बैंक का। अमित सेठ जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली पिक? जी अनुज, मेरा दिवाली पिक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्पेशली इसमें मैं इसका वीकली स्ट्रक्चर देखना चाहूंगा। लगभग 2250 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कपल ऑफ वीक्स पहले स्टॉक ने वहीं सपोर्ट दिया, एक हैमर कैंडल बनाया और वहां से एक पुल बैक दिखा रहा है। 2250 2260 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो पुल बैक आना था वीकली चार्ट्स पे वो आ चुका है। अब स्टॉक तैयारी कर रहा है वापस ऊपर जाने की। तो रिलायंस पे मेरा बेट रहेगा। नियर टर्म में इसका टारगेट्स रहेंगे लगभग 2450 के, और उसके इफ दैट क्रॉसेस देन आई थिंक 2550 2600 इज पॉसिबल, और स्टॉप लॉस मैं स्ट्रेट का रखूंगा 2275 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्योंकि बात हुई है तो हमारी तरफ से भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि जो चैनल आप देख रहे हैं ये टीवी 18 का दरअसल हिस्सा है, और टीवी 18 और का स्वामित्व प्रबंधन नेटवर्क 18 के साथ है, और जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ है। तो किसी भी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से आप ज़रूर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कोई कॉल लेने से पहले। अच्छा, एक दो और ट्रेड जिन पर एक बार बात कर ली जाए, कंसिडरिंग कल उनमें थोड़ा बहुत एक्शन बनता दिखाई दिया था। उसमें ऑटो कंपनियां, खासतौर से टीवीएस मोटर की बार बार जिक्र हो रहा था, और गाबा साहब ये आपने कल भी दिया था दोपहर के ट्रेड में, सुबह भी रेडार पर था आई थिंक राजेश सातपुते के। ऑटो कंपनियों में कुछ और रुझान तेजी का आप रखेंगे क्या? टीवीएस आज के लिए भी एक फॉलो थ्रू की उम्मीद है या नहीं? फॉलो थ्रू टीवीएस में बिल्कुल है, और अपनी मिलना भी चाहिए, इसलिए मैंने आज सुबह नहीं दिया। आपने ऑटो क्षेत्र की बात की तो मैं कहूंगा अशोक लेलैंड भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, आज कुछ रिजल्ट से मैंने सुना, लेकिन जो बेस बना हुआ है बहुत बढ़िया बना है। 173 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 180 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 170। तो ऑटो क्षेत्र में यस सर्टनली ध्यान देना चाहिए। टीवीएस मोटर कल था, आज अशोक लेलैंड। टीवीएस मोटर कल था, आज अशोक लेलैंड पर आपकी नजरें रहेंगी। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज की लिस्ट में वैसे अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे ट्रेड्स भी हैं, अदानी पोर्ट जैसे ट्रेड्स भी हैं, और अदानी ग्रुप में धीरे धीरे करके फिर से थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटने लगा तो है। अदानी पोर्ट पर कोई ट्रेड आप सचिन प्री नंबर्स लेने के पक्ष में है या नहीं? हर्षदा, इनफैक्ट कल से ही हम एक मोमेंटम चेस कर रहे हैं काउंटर में। इनफैक्ट जिस तरीके से कल के सत्र में 800 के ऊपर की एक ओपनिंग एस्टेब्लिश हुई थी, तब से हम इस मोमेंटम को चेस कर रहे हैं, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 840 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, एंड अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 812 के आसपास प्लेस किए जा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अदानी पोर्ट पर क्लियर कट व्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। 812 के आसपास तक का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। कल से ही हम कच्चे तेल मेंशन कर रहे हैं। मानस, कोई ट्रेड जो आप कच्चे तेल के पर्सपेक्टिव में आज लेना चाहें? कल देखिए बर्जर, एशियन, इन सब में धीरे धीरे करके थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई जरूर दे रहा था। आज कोई फॉलो थ्रू का मौका मिलेगा इनमें? तो देखिए, बिल्कुल दोनों स्टॉक एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट दोनों बेहतरीन लग रहे हैं। अगर एक पिक करना हो तो आज के लिए बर्जर पेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि कल एक अहम रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं। तो 578 के स्टॉप लॉस से बर्जर पेंट्स पे आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। जो नया टारगेट है वो 604 का रहेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।